बाकी लोगों का भी वेट कर लेते हैं, फिर इसके बाद अपन जीटीडी की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो आज की ओके क्लास सर। होगी वो जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे होगी, है ना। तो मैंने आपको किया हूँ, मैंने अभी तक यहाँ पर दिखाता था 3D और वहाँ पर 2D बनाता था। आ रही सभी को आवाज? सुन पा रहे हैं सभी लोग बेटा? यस सर। ठीक है, तो जो आज की क्लास है वो जीटीडी की क्लास है ना। तो आई होप सभी लोगों ने सिलेबस तो देख ही लिया होगा, मैंने सिलेबस अपलोड कर दिया था आपके गूगल क्लासरूम में। और आज की क्लास का मटेरियल भी मैंने आपको गूगल क्लासरूम में अवेलेबल करवा दिया हूँ, और अटेंडेंस लिंक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को देखेंगे। ठीक है, जो वीडियो लेक्चर आपको दिया गया है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की गई है, उसको देखेंगे और पढ़ेंगे। और उसके बाद में आपको अटेंडेंस सबमिट करना है गूगल क्लासरूम में। सभी लोगों को मैं बता दूं कि अटेंडेंस लिंक पर एक बार ही अटेंडेंस सबमिट करें, बार बार अटेंडेंस सबमिट करने की किसी को आवश्यकता नहीं है। यदि आपका रिस्पॉन्स सबमिटेड दिखा दिया है फर्स्ट टाइम में, तो आपको दोबारा उसमें अटेंडेंस सबमिट करने की जरूरत नहीं है। जितनी बार आप करोगे उतनी बार रिस्पॉन्स सबमिट होता चला जाएगा, है ना। तो कोई फायदा नहीं है, एक बार ही सभी लोग अटेंडेंस को सबमिट कर दें, इसके बाद दोबारा करने की बार बार आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आपकी ऑनलाइन क्लास इसी प्रकार से चलेगी जूम में, या फिर आपको रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसको आपको देखना होगा, समझना होगा। और जो भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है बेटा, वो सभी लोगों को आपको पीडीएफ की स्टडी करना होगा। ठीक है, डेली बेसिस पे जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका आपको नोट्स पीडीएफ भी अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है, इसका मैंने यस सर। इंग्लिश में मटेरियल डाल दिया हूँ, पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया हूँ। हिंदी में भी आपको मटेरियल एक दो दिन के अंदर मैं जैसे ही बन जाता है तो वो भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा गूगल क्लासरूम में। ठीक है, तो जैसे कि जो अपना सब्जेक्ट है वो है जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जनन, संचरण और वितरण, ये आपका सब्जेक्ट है, जिसको इन शॉर्ट जीटीडी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इसको मैं सुनील पटेल आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, सभी को आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। ठीक है, तो यदि आप चाहे आपको यदि फिर से सिलेबस देखना है तो अपन सिलेबस फिर से यहाँ पर स्क्रीन शो करके दिखा देता हूँ। वैसे बार बार आवश्यकता नहीं, चलो फिर भी मैं दिखा देता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होंगे यहाँ पर जिसने इवन अभी तक सिलेबस देखा ही नहीं होगा, है ना। तो चलो मैं उसको एक बार तो दिखाई देता हूँ फिलहाल।
वेट कीजिए, मैं आपको यहाँ पर सिलेबस एक बार शो कर दे रहा हूँ। सभी लोग एक बार सिलेबस देख लीजिए, इसके बाद में जो भी आपका टॉपिक है वो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिलेबस? Yes, sir. Yes, तो sir. ये आपका सब्जेक्ट है जीटीडी, है ना, ये जीटीडी जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें आपको जो कोर्स कंटेंट दिया हुआ है, जो आपका लर्निंग कोर्स आउटकम फर्स्ट में लर्निंग आउटकम दिया हुआ है आपको, जिसमें डिस्क्राइब वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। आपको विभिन्न प्रकार के एनर्जी के सोर्सेस के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ये बताया गया है कोर्स कंटेंट में, कॉम्प्रिहेंड कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। हमको कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। यहाँ पर कोर्स कंटेंट में आपको दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज, जैसे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, कंस्ट्रक्शन फीचर्स, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ विंड, सोलर, जियोथर्मल, फ्यूल सेल, बायोगैस, एमएचडी एंड टाइडल पावर प्लांट, इनके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो लर्निंग आउटकम है, इसमें कंटेंट आपको ये दिया हुआ है। फिर इसके बाद मेथड ऑफ असेसमेंट दिया हुआ है, मिड सेमेस्टर जो भी आपका, इसके बाद मिड सेमेस्टर फर्स्ट होगा, थ्योरी एग्जामिनेशन, पेन पेपर टेस्ट होगा, ठीक है। ये इसके बाद में आपका लर्निंग आउटकम सेकंड में कंटेंट दिया हुआ है, स्कीमेटिक डायग्राम of thermal, hydral, nuclear and diesel power plants, site selection, advantages, disadvantage of above mentioned plants, जो यहाँ पर मेंशन प्लांट हैं उसके बारे में बताया जाएगा। फिर कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ ऑल एबो मेंशन प्लांट, इनके बीच में क्या क्या कंपेरिजन्स हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे आप जो कोर्स कंटेंट लर्निंग आउटकम थर्ड है, जिसमें कंटेंट बताया गया है कि टू कनेक्ट पीवी मॉड्यूल इन सीरीज एंड मेजर रिजल्टेंट आउटपुट, ठीक है, वोल्टेज एंड करंट, एंड टू कनेक्ट पीवी मॉड्यूल इन पैरेलल एंड मेजर्स रिजल्टेंट आउटपुट। तो ये पूरा आपका जो सिलेबस दिया गया है, पूरा कोर्स आउटकम लर्निंग आउटकम आपको दिए गए हैं, तो हम यहाँ पर वन बाय वन इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी मुझे पूरा एक तरफ से बताने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है, जैसे जैसे अपन चीज़ों को पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे आप सिलेबस में भी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो आज का टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज। सबसे पहले हम यहाँ पर बता दें जीटीडी। तो जीटीडी क्या है? जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनन मतलब कैसे प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे जनरेट होती है, उसके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे जनरेशन में। फिर इसके बाद में जो सेकंड होगा वो होगा ट्रांसमिशन, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपको कैसे कहाँ पर ट्रांसमिट करना है तो उसके बारे में हम यहाँ पर इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके बाद में है डिस्ट्रीब्यूशन, किस प्रकार से जो हमने इलेक्ट्रिकल जनरेट किया है या ट्रांसमिट किया है उसको हम किस प्रकार से घरों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। तो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जनरेशन, उसके ट्रांसमिशन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पर पढ़ना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आज का टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेस, ठीक है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो आपकी एनर्जी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। एनर्जी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जो भी हमारे प्लेनेट हैं, हमारे सैटेलाइट हैं, बिना एनर्जी के किसी भी प्लेनेट का सैटेलाइट
रेवोल्यूशन नहीं कर सकते हैं। एनर्जी है तभी पॉसिबल है। ब्रह्मांड में सभी जगह एनर्जी अवेलेबल है, तभी जीवन और जितनी भी प्रकार की घटनाएं हैं वो संभव हो पा रही हैं। ठीक है, जितनी भी प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं वो सभी एनर्जी के कारण ही होती हैं। ठीक है, कार्य करने की जो शक्ति होती है, ठीक है, उसको हम कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसको हम ऊर्जा बोलते हैं ना। तो वही चीज है, यहाँ पर सभी जगह व्याप्त है, पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में आपकी एनर्जी होती है। और आज का मशीनी युग है, मशीनों को भी ऑपरेट करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें हम अलग अलग प्रकार के एनर्जी के बारे में, अलग अलग प्रकार के एनर्जी के सोर्सेस के बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में। तो जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो जैसे कि ये दिखाई दे रहा है आपको, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, तो क्या होता है कि ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत से मतलब है कि जैसे हम कन्वेंशनल एनर्जी की बात करें, तो कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात करें, जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, वो ऐसे स्रोत होते हैं जो कई सदियों से, कई सालों से, कई दशकों से जिनका हम उपयोग करते हुए आ रहे हैं। कई सौ वर्ष पहले से, हम हजारों सालों पहले से हम इनका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊर्जा के जिन स्रोतों को हम कई सैकड़ों हजारों सालों से उपयोग करते आए हैं, उसको हम ऊर्जा के कन्वेंशनल या ट्रेडिशन सोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो हम बहुत सालों से उपयोग करते आ रहे हैं, ऐसे सोर्सेस को हम कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल सोर्सेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऊर्जा के इन स्रोतों का चलन अनेक सालों से हो रहा, कई सालों से हम इनका उपयोग करते आ रहे हैं। ठीक है, और जैसे कि यदि हम इसका एग्जांपल लें तो वुड है, कोल है, क्रूड ऑयल है, डीजल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैसेस है, वाटर है, यूरेनियम है, सोर्सेस होते हैं जो जो हम जिनका हम परंपरागत रूप से कई सालों, कई हजार सालों पहले से हम इनका उपयोग करते आ रहे हैं, इसलिए इनको कन्वेंशनल सोर्सेस के नाम से जाना जाता है। परंपरागत से ही तात्पर्य होता है कि कई परंपरागत मतलब कई सालों से हमारे परंपरागत रूप से हम उसका उपयोग करते आ रहे हैं, तो उसको हम कन्वेंशनल सोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे हमने कन्वेंशनल सोर्सेस के लिए जैसे बता दिया, वुड, कोयला, डीजल, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, नेचुरल गैसेस, वाटर, यूरेनियम, तो ये कन्वेंशनल सोर्सेस होते हैं। फिर हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस के बारे में बात करें तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस वे सोर्सेस होते हैं जब क्या होता है कि जब जो बहुत सालों से उपयोग नहीं हो रहे, जो अभी अभी प्रचलन में आ गए हैं, अभी कुछ सालों से ही हम उनको उपयोग करने लगे हैं, तो ऐसे जो सोर्सेस होते हैं वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ऐसे स्रोत जो गत सैकड़ों या हजारों सालों से उपयोग में नहीं लाए जाते थे, वो अभी कुछ समय से इनका उपयोग किया जाने लगा है, तो ये हमारे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। और यदि हम बात करें तो जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, इनको हम नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के नाम से भी जानते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे यदि हम कन्वेंशनल सोर्सेस के बारे में बात करें तो ये हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस होते हैं, मतलब जो कन्वेंशनल सोर्सेस होते हैं, डीजल मतलब सॉरी जो वाटर प्लांट है या वाटर प्लांट है उसको छोड़ के बात की जाए, तो उसके अलावा जितने भी सोर्सेस यहाँ पर हैं, जैसे वुड है, कोयला है, क्रूड ऑयल है, ये खत्म होने की कगार पे हैं। इनका दिन प्रतिदिन ये खत्म हो रहे हैं, ये लिमिटेड है, इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है ये लिमिटेड है, ये कुछ समय में उपयोग करने के बाद में धीरे धीरे ये खत्म होने की कगार पे आ रहे हैं। आने वाले 100-200 सालों में या 1000 सालों में जितने भी हम कन्वेंशनल सोर्सेज का उपयोग कर रहे हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनका जो भंडारण है वो सीमित है, ये इनका जो स्टोरेज है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने की कोशिश करते हैं, और जो हमारे जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस हैं, जो नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, उनका उपयोग करते हैं। जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी,
ठीक है, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, फ्यूल सेल। तो इस प्रकार के जितने भी आपके जो एनर्जी के स्रोत हैं वो हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। क्यों राजन बिसेन, क्या लिख रहे हो तुम? राजन बिसेन, समझ नहीं आ रहा तुमको? है बोलो। ठीक है, फिर यहाँ पर इंट्रोडक्शन बताया गया है, एनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आर्थिक जो ढांचा है, आर्थिक ढांचा का जो मेन कंपोनेंट है वो एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी आर्थिक ढांचे का मेन कंपोनेंट है, मेन घटक होता है। ठीक है, इट इज द बेसिक इनपुट रिक्वायर्ड टू सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक डेवलपमेंट के लिए जो आर्थिक डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए यहाँ पर एनर्जी एक इनपुट की तरह रिक्वायर्ड होता है, आवश्यक होती है। देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन। ठीक है, तो जो एनर्जी कंजप्शन है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये एक दूसरे से जस्ट रिलेटेड होते हैं, डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं। यदि एनर्जी कंजप्शन अधिक हो रहा है, इसका मतलब जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी अधिक हो रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, सिंपली स्पीकिंग, मोर डेवलप्ड अ कंट्री हायर इज द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ एनर्जी। जितनी भी अधिक डेवलप्ड कंट्री होती हैं उनका पर कैपिटा कंजप्शन एनर्जी भी अधिक होता है। एनर्जी का प्रति कंजप्शन यदि बोला जाए, प्रति पर हेड बोला जाए, तो यहाँ पर भी ये कंजप्शन अधिक होता है। ठीक है, and the other way around, India per capita consumption of energy is only 1/8 of global average। यदि हम विश्व का औसत खपत देखा जाए तो उसकी अपेक्षा इंडिया का 1/8 पार्ट ही एनर्जी कंजप्शन इंडिया में हो रहा है। मतलब बहुत पीछे हमारा जो इंडिया है एनर्जी कंजप्शन के मामले में बहुत पीछे है। आज भी हमारे यहाँ कई जगहों पे एनर्जी अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है और भी अलग अलग प्रकार की एनर्जी अवेलेबल नहीं है, जिसका जो हमारे यहाँ के पब्लिक है या जो मशीनी युग है वो प्रॉपर तरीके से उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो उसका कारण है कि क्योंकि अभी ये डेवलप नहीं है, पूरी तरह से डेवलप नहीं है। डेवलप्ड जो कंट्रियां हैं उनके यहाँ संसाधन इतने अधिक होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का उपयोग कर पाते हैं। तो इसीलिए बताया गया है कि जितनी डेवलप्ड कंट्री हैं उनका जो एनर्जी कंजप्शन है वो अदर कंट्री की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें बोला गया है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एनर्जी कंजप्शन के जस्ट डायरेक्ट रिलेशन रखता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। यदि आपका एनर्जी कंजप्शन अधिक होगा मतलब आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अधिक हो रहा है या अधिक डेवलप्ड है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं वो आपको यहाँ पर बताया गया है। दो प्रकार से आपको एनर्जी के स्रोत बताए गए हैं, एक कन्वेंशनल ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, और एक गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है कन्वेंशनल एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, तो कन्वेंशनल सोर्सेस को हम दो प्रकार से फर्दर यहाँ पर क्लासीफाई करते हैं, एक है कॉमर्शियल और दूसरा है नॉन कॉमर्शियल। कॉमर्शियल ऊर्जा के स्रोत वे स्रोत होते हैं जो हमारे बाजार में मूल्यों पर उपलब्ध होते हैं, बाजार मूल्य पर हमें अवेलेबल होते हैं, हम उनको मार्केट से परचेस कर सकते हैं। ऐसे ऊर्जा के स्रोत को हम कॉमर्शियल कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं, इनको आप कॉस्ट देकर आप इनको मार्केट में परचेस कर सकते हो या फिर आप इसको परचेस करके यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कोल है आप मार्केट से परचेस कर सकते हो, पेट्रोलियम है यूज करते हो आप, डीजल पेट्रोल कैरोसिन वगैरह वगैरह चीजों को आप मार्केट से परचेस करके यूज कर सकते हो, और इलेक्ट्रिसिटी भी आप परचेस करते हो। ठीक है, तो ये जो है ये कॉमर्शियल सोर्सेस हैं, वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं। और गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत मतलब नॉन कॉमर्शियल ऊर्जा के जो स्रोत हैं, नॉन कॉमर्शियल कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है, तो वो ऐसे सोर्सेस होते हैं जो हमें मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, हम मतलब इनको मार्केट से खरीद नहीं सकते हैं। हाँ, ठीक है, तो ऐसे ऊर्जा के स्रोत को हम नॉन कमर्शियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं या नॉन कमर्शियल कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं। जैसे फायरवुड, ठीक है, फायरवुड जो लकड़ी होती है जिसको हम जलाऊ लकड़ी बोल सकते हैं,
फायरवुड, ये भी एक नॉन कमर्शियल ऊर्जा का स्रोत है। इनको आप मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं, हालांकि आजकल ये भी बिकने लगा है मार्केट में, लेकिन यदि बात की जाए तो मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। आप कहीं भी जंगल में जाकर इनको आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे ड्राइड डंग मतलब जो कंडे होते हैं, सूखा गोबर होता है, ड्राइड डंग के नाम से जाना जाता है, तो उसका भी आप वो भी आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे, वो आप खुद को जानवर यदि हैं तो आप इनको बना सकते हैं। तो ये नॉन कमर्शियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहलाते हैं, और ये जो है ये जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं उसको हम कमर्शियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद में हम नॉन कमर्शियल की बात करेंगे, तो नॉन कमर्शियल ऐसे ऊर्जा के स्रोत होते हैं जो हजारों सालों पहले से उपयोग नहीं हो रहे हैं, जिनका प्रचलन अभी कुछ समय से कुछ साल पहले से ही होने लगा है। तो ऐसे स्रोत को हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी या ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के यहाँ पर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस मिल जाएंगे। एक है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायो एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट। ठीक है, तो ये जो ऐसे ऐसे एनर्जी के स्रोत होते हैं, ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस में गैर परंपरागत स्रोत में मतलब जो अभी कुछ समय से जिनका प्रचलन होगा, पहले क्या है इनका विकास नहीं था, इनके बारे में लोग नहीं जानते थे, तो इसका उपयोग नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे इनके बारे में भी लोग फैमिलियर हो रहे हैं और इन चीजों का भी अब वो उपयोग कर रहे हैं, और इनका भी हमारे पास संसाधन धीरे धीरे अवेलेबल हो रहे हैं। ठीक है, बच्चे कर दो। ऊपर पार्टिसिपेंट नीचे गया, क्या कर रहे थे बाद में देख लें, थोड़ा क्लास खत्म कर लेना। ठीक है, तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हमारे ऐसे स्रोत जिनका हम पहले से प्रचलन में नहीं था, जिसके बारे में हम अवेयर नहीं थे, लेकिन वो अभी आने वाले कई सालों से मतलब जो हमारे 10-20 सालों 50 सालों से अब इनका भी धीरे धीरे प्रचलन में आ रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार से मतलब लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि किस प्रकार से हम ऊर्जा के इन स्रोतों का उपयोग करें, क्योंकि जो हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं ये असीमित रूप से हमारे यूनिवर्स में अवेलेबल हैं, जिनको हम डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी का उपयोग करके, या विंड एनर्जी, या टाइडल एनर्जी, या बायो एनर्जी, या इस प्रकार के और भी जियोथर्मल एनर्जी हो गया। विभिन्न प्रकार के जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस होते हैं, जिसको आप रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत भी आप कह सकते हैं, ऊर्जा के आप नवीकरणीय स्रोत भी कह सकते हैं, जैसे टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल, हाइड्रोजन एनर्जी, फ्यूल सेल, ठीक है, थर्मियोनिक एनर्जी, थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। तो ये सारे जो एनर्जी के स्रोत हैं, तो ये एक नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत भी आते हैं, जिनका आप बार बार उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक इतना सभी को क्लियर होगा। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, फिर यहाँ पर एनर्जी कंजप्शन इन इंडिया बताया गया है आपको कि एनर्जी कंजप्शन इंडिया में किसका कितनी भागीदारी है। सभी की भागीदारी बताई गई है, अलग अलग यहाँ पर फ्यूल आपके बताए गए हैं, एनर्जी के सोर्सेस बताए गए हैं, और इनका बताया गया है कि कितनी भागीदारी है, कितना कंजप्शन किस फील्ड में हो रहा है। तो देखो यहाँ पर यदि हम पेट्रोलियम की बात करें, तो जो पेट्रोलियम है 26% यहाँ पर पेट्रोलियम का इस्तेमाल हो रहा है हमारे ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए। ऊर्जा की आपूर्ति के लिए 26% हम पेट्रोलियम पर निर्भर हैं। ठीक है, जो इंडिया है वो 26% पेट्रोलियम पर डिपेंड करता है, जिसमें से कुछ हमारे पास पेट्रोलियम के कुछ संसाधन हैं जो भंडारण है, स्टोरेज है, जैसे कि मुंबई हाई है, असम में डिब्रूगढ़ है, या कुछ ऐसे ऐसे जगहों पे पेट्रोलियम अवेलेबल है, तो वहां से कुछ हम निकालते हैं और कुछ इंपोर्ट भी करते हैं। ठीक है,
तो 26% हमारी भागीदारी से पेट्रोलियम पे, एनर्जी पे डिपेंड करते हैं, एनर्जी के लिए पेट्रोलियम पे डिपेंड करते हैं। फिर हम नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस जो है वो 7% हम नेचुरल गैस पे डिपेंड है। ठीक है, जैसे कि रसोई गैस की बात की जाए या जो आपकी नेचुरल गैसेस हैं जिसपे कुछ सीएनजी वगैरह का इस्तेमाल करके कुछ व्हीकल्स को चलाया जाता है, तो ऐसी जगहों पे नेचुरल गैसेस का एनर्जी के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है 7%। ठीक है, फिर इसके बाद में हम कोल की बात करें तो हम सबसे ज्यादा कोल पे डिपेंड है एनर्जी के लिए, एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हम सबसे ज्यादा कोल पे डिपेंड है। जो इंडिया 48% कोल पे डिपेंड है। ठीक है, 48% हम कोल पर निर्भर हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंजप्शन कर रहे हैं, या जहां पर हमें मैकेनिकल एनर्जी चाहिए या विभिन्न प्रकार की एनर्जी है, या जहां पर हमको हीट चाहिए, तो सभी प्रकार से हम कोल पर 48% के आसपास कोल पर हम निर्भर हैं। ठीक है, इसके बाद में 5% जो हमको एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के रूप में प्रोवाइड की जाती है 5%। फिर इसके बाद में 14% नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, जिसमें आपको नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में बताया गया है कि जो आपका सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बायोगैस, बायोमास एनर्जी है, या फिर टाइडल एनर्जी की बात किया जाए, या थर्मल एनर्जी की आप बात किया जाए, जियोथर्मल एनर्जी की बात की जाए, हाइड्रोजन एनर्जी की बात की जाए, या फ्यूल सेल, ठीक है, या मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक एनर्जी की बात की जाए, तो ऐसे जो स्रोत हैं वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के अंतर्गत आते हैं, जिनकी भागीदारी एनर्जी की आपूर्ति में 14% है। ठीक है, 14% ये ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपको फिगर दिखाया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि किसका कितना वेटेज है, कितना वो किस प्रकार से एनर्जी को ये अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में यहाँ पर बता दिया गया कि दीज सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर आल्सो कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। हम कन्वेंशनल एनर्जी के स्रोत को नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस भी बोलते हैं, मतलब ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनको हम एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा उपयोग नहीं कर पाते हैं, उसको आप कन्वेंशनल एनर्जी के स्रोत या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी आप कह सकते हैं। दीज सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर इन लिमिटेड क्वांटिटी, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को छोड़कर सारे जितने भी कन्वेंशनल एनर्जी के स्रोत हैं वो लिमिटेड हैं, लिमिटेड क्वांटिटी है, वो सीमित हैं, उनका भंडारण सीमित है, ये कुछ समय में धीरे धीरे खत्म होने की ओर बढ़ रहे हैं। These are further classified as कॉमर्शियल एनर्जी एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। इनको दो प्रकार से फिर से क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि कॉमर्शियल एनर्जी ऐसी एनर्जी जो मतलब मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिनको हम परचेस कर सकते हैं प्राइस देकर, उसको हम कमर्शियल एनर्जी के नाम से जानते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करेंगे कोल। यहाँ पर कोल को बताया गया कि कोल इज द मेजर सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सबसे बड़ा सोर्स है ऊर्जा का, सबसे बड़ा स्रोत जो है इंडिया में वो है कोल। कोल के माध्यम से ही हम सबसे ज्यादा एनर्जी को प्राप्त कर रहे हैं। कोल रिजर्व इन इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर जो रिजर्व है कोल वो लार्जेस्ट वर्ल्ड में, मतलब लार्जेस्ट कंट्री है जो कि यहाँ पर स्टोरेज है आपका कोल का, है ना। यदि हम बात करें तो चाइना और मतलब अमेरिका, चाइना के बाद में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है जहां पर कोल का स्टोरेज है। ठीक है, इसमें बताया गया है आपको एज ऑन अप्रैल 1 2014 इंडिया हैड 301.56 बिलियन मीट्रिक टन ऑफ देयर रिसोर्सेस। ठीक है, 2014 तक जो आपको जो कोल है वो इतना उपयोग किया जा चुका था। ठीक है, 301.56 बिलियन मैट्रिक टन्स। ठीक है, और यदि हम प्रोडक्शन की बात करें तो 2010-11 में कोल का जो प्रोडक्शन इंडिया में हुआ था वो 532.69 मिलियन मेट्रिक टन का यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ लिग्नाइट वाज 37.73 मिलियन मीट्रिक टन इन 2010-11। 2010-11 में जो लिग्नाइट है वो 37.73 मिलियन मीट्रिक टन का प्रोडक्शन, लिग्नाइट का प्रोडक्शन हो चुका था। ठीक है, 2010-11 की रिपोर्ट, मतलब क्या ईयर का लिया गया है। ठीक है, इंडिया रैंक थर्ड इन वर्ल्ड का कोल प्रोडक्शन। ठीक है, इंडिया की पूरे विश्व में थर्ड रैंक है कोल प्रोडक्शन के मामले में। कोल डिपोजिट्स आर मेनली फाउंड इन ओडिशा, बिहार, बंगाल एंड मध्य प्रदेश। इट्स प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट 7 लाख वर्कर्स। जो कोल फील्ड है या CIL बोला जाए, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, यहाँ पर करीब लगभग 7 लाख वर्कर्स इसमें जॉब कर रहे हैं। ठीक है, कोल फील्ड में यहाँ पर आपको बताया गया है, कुछ इस तरह से आपको कोल दिखाया गया है। ठीक है,
वेल नेचुरल गैसेस के लिए भी बताया गया है। तो ये आपकी ऊर्जा के अलग अलग स्रोत के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो मैंने इसका आपको वीडियो भी बना के अवेलेबल करवा दिया हूँ, इसको आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, Yes, sir. और सभी लोग वीडियो लेक्चर जो आपको अवेलेबल करवाया गया है आपके गूगल क्लासरूम में, वहां से लिंक से जाकर वीडियो लेक्चर देखेंगे, और वहां पर अटेंडेंस की लिंक भी प्रोवाइड की गई है। तो उस अटेंडेंस लिंक पर जाकर अटेंडेंस को सबमिट करेंगे। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है, आज की क्लास एंड करते हैं।